हाय जय हिंद। एसपीडी रेलवे सामान्य विज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम मॉडल सेट की एनालिसिस करेंगे। यहाँ टोटल डेली 3 सेट यानी 3 मॉडल सेट, जो पहले 6 मॉडल सेट का ये प्रोग्राम था, लेकिन अब इसको घटा के 3 मॉडल सेट का प्रोग्राम कर दिया गया है। डेली टोटल 3 मॉडल सेट का एनालिसिस किया जाएगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी, इसलिए अंत तक इसे देखना ना भूलिएगा। ये सीरीज़ डेली रात 8 बजे आप तक पहुँच जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखने के लिए रेलवे सामान्य विज्ञान है, लेकिन इसमें जो भी इसमें क्वेश्चन है यानी मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ साइंस पूछा जाता है यानी विज्ञान का क्वेश्चन आता है, वहाँ सभी के लिए ये लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एनालिसिस के साथ। चलिए इसके पहले हम 48 मॉडल सेट तक देख लेते हैं। आज 49 देख लेते हैं। 49 में पहला है मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो ये 4। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ, 2 ही लेफ्ट और 2 राइट साइड में। चलिए आगे है बच्चों में क्वासिक्योर बीमारी किसकी कमी से होती है। देखिए प्रोटीन की कमी से क्वासिक्योर बीमारी होती है। जनरली बच्चों में ज़्यादा होती है, लेकिन प्रोटीन की कमी से क्वासिक्योर बीमारी होती है। आगे है रक्तदाब की माप यानी ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है, तो एस्फिग्मो मैनोमीटर से मापा जाता है। किससे? एस्फिग्मो मैनोमीटर। ब्लड प्रेशर यानी बीपी किस यंत्र से मापा जाता है, एस्फिग्मो मैनोमीटर से। आगे है मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। एक और बात यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ये जो एंजाइम है, सभी एंजाइम क्या है, प्रोटीन होता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होता है, और सभी हार्मोन भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये अलग अलग बनाएंगे, ये एंजाइम का हो गया और ये हार्मोन्स का हो गया। सभी हार्मोन्स एंड प्रोटीन क्या होता है, सभी हार्मोन्स एंड एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, लेकिन सभी एंजाइम हार्मोन्स नहीं होता है, और सभी हार्मोन ये एंजाइम नहीं होता है। यानी एंजाइम और हार्मोन्स में कोई रिलेशन नहीं है, जबकि दोनों क्या है, प्रोटीन है। आगे है विटामिन का आविष्कार किसने किया था, तो फंक ने। विटामिन का आविष्कार किसने किया था, यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया क्वेश्चन, विटामिन का आविष्कार किसने किया था, फंक। आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुणों की स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो क्रोमोजोम्स के द्वारा होता है। जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुण जो स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है, क्रोमोजोम्स के द्वारा। आगे है जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो बी एंड सी। एक ट्रिक याद रखेंगे, WBC। वाइट ब्लड कॉर्पलेट्स होता है, लेकिन इससे यहाँ पे WBC से याद रखेंगे, ये WBC यानी वाटर, W फॉर वाटर, V फॉर V एंड C विटामिन। ठीक है, WBC से याद रखेंगे। जल में घुलनशील यानी वाटर में BC यानी विटामिन B एंड C, तो WBC से याद रखेंगे, आसानी से याद रहेगा। आगे है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, तो विटामिन A। हमारा जो लीवर यानी यकृत है, उसमें भविष्य के लिए जो विटामिन भंडारित रहता है उसको विटामिन A कहते हैं। आगे गाय के दूध का रंग पीला किस कारण से होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण, कैरोटीन के कारण। गाय का दूध का रंग पीला किसके कारण, कैरोटीन के कारण। और इसके पिछले मॉडल सेट में देखे थे टमाटर पकने पर लाल रंग किसके कारण, तो ये लाइकोपिन के कारण। किसके कारण, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, और कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। आगे शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है, तो प्रोटीन। हमारे शरीर में जितने भी टिश्यू है उसका निर्माण प्रोटीन ही करता है। आगे शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर यानी यकृत में होता है। और यकृत में कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, तो विटामिन A भंडारित रहता है। विटामिन A कहाँ भंडारित रहता है, तो लीवर में। और लीवर क्या निर्माण करता है, तो पित्त का निर्माण करता है। आगे कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो हो गया पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे है मानव शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी होती है, तो ये 46 होती है। मानव में 46 होती है। अब 5 और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये तो हो गया मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र। अब देखते हैं जीवाणु। जीवाणु में देख लेते हैं कितना होता है। जीवाणु में गुणसूत्र की संख्या 1 होता है। मच्छर में गुणसूत्र की संख्या 6 होता है। एक होता है घरेलू मक्खी। ठीक है, ये घरेलू मक्खी है।
घरेलू मक्खी में कितना होता है? 12 होता है। ये मटर में कितना होता है? मटर में 14 होता है। और आगे देखते हैं प्याज। प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 16। देखिए मानव शरीर में कितना गुणसूत्र? 46 यानी 46। जीवाणु में कितना? 1। मच्छर में कितना? 6 गुणसूत्र। घरेलू मक्खी में 12 और मटर में 14 और प्याज में 16 होता है। आगे देखते हैं संतान के लिंग निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो पुरुष। संतान के लिंग निर्धारण में पुरुष का गुणसूत्र क्या होता है? उत्तरदायी होता है, क्योंकि पुरुष में XY रहता है और महिला में सिर्फ X और X रहता है। तो ये X और X आएगा, तो यानी फीमेल, और यहाँ से Y आया और यहाँ से X आया तो XY बना, ये हो जाएगा मेल। चलिए आगे है अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? तो ये क्लोरा नामक शैवाल है। ये क्लोरा नामक शैवाल अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। इसे आसानी से प्रोटीन मिलता है, ठीक है। इसको आसानी से उगाया भी जा सकता है। आगे है नारियल का कौन सा भाग का उपयोग हम खाने में करते हैं? तो भ्रूणकोश। नारियल के ऊपर का छील देते हैं और इसका भ्रूणकोश खाते हैं। नारियल का क्या खाते हैं? भ्रूणकोश। देख लेते हैं कुछ और। इसमें तो हो गया नारियल का भ्रूणकोश खाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम पूछ ले लीची का कौन सा भाग खाते हैं, तो लीची का एरिल भाग खाते हैं। लीची का एरिल भाग खाते हैं। अगर पूछा जाए अनार का कौन सा भाग खाते हैं, तो टेस्टा एंड टिग्मा, बीज का टेस्टा एंड टिग्मा भाग खाया जाता है, ठीक है। टेस्टा एंड टिग्मा। अनार का पूछे तो टेस्टा एंड टिग्मा। अब उसके पूछे टमाटर और अमरूद का संपूर्ण भाग, टमाटर और अमरूद का संपूर्ण भाग खाते हैं। टमाटर और अमरूद का संपूर्ण भाग खा जाते हैं। उसी तरह आगे पूछे सेब और नाशपाती का, सेब एंड नाशपाती। सेब और नाशपाती का क्या कहते हैं? पुष्पासन। चलिए देखते हैं लीची का एरिल भाग खाते हैं, अनार का टेस्टा एंड टिग्मा, टमाटर एंड अमरूद का संपूर्ण भाग खा जाते हैं, सेब और नाशपाती का पुष्पासन भाग खाते हैं। सेब नाशपाती का पुष्पासन, सेब नाशपाती पुष्पासन। देखिए ये सेब और नाशपाती जो है फॉल्स फ्रूट के श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में? फॉल्स फ्रूट, क्योंकि ये विकसित होते हैं पुष्पासन में, ठीक है। ये विकसित कहाँ होते हैं? पुष्पासन में। सेब और नाशपाती का कौन सा भाग कहते हैं? पुष्पासन। इसको फॉल्स फ्रूट यानी असत्य फल कहते हैं। इसका निर्माण होता है पुष्पासन में, इसलिए इसका पुष्पासन भाग कहते हैं। चलिए कुछ और देख लेते हैं। यहाँ नींबू संतरा एंड मौसमी का भाग देखते हैं। मौसमी का भाग जूसी हेयर। जितने भी रेशेदार हैं ये क्या होते हैं? रेशेदार। तो जितने भी रेशेदार खाएंगे उसका हम क्या खाते हैं? जूसी हेयर, यानी बाल की संरचना जैसा होता है, रेशेदार होता है। उसका नींबू का भी होता है, संतरा और मौसमी का। तो इसको क्या खाएंगे? जूसी हेयर। उसी तरह यहाँ पे है धान तथा नारियल। नारियल का तो यहाँ पे देख लेते हैं भ्रूणकोश खाते हैं। क्या खाते हैं? भ्रूणकोश। नारियल के यहाँ पे भ्रूणकोश खाते हैं, ठीक है। और उसी धान का भी क्या खाते हैं? भ्रूणकोश। नारियल का भ्रूणकोश और धान का भी भ्रूणकोश ही खाते हैं। आम और तरबूजा का मध्य फल विधि। आम हो गया और तरबूजा हो गया, इसका कौन सा भाग खाते हैं? मध्य फल विधि, ठीक है। इस सब को ध्यान में रखिएगा। धान और नारियल का भ्रूणकोश खाते हैं, आम और तरबूज का मध्य फल विधि खाते हैं। आगे अनानास कटहल। अनानास एंड कटहल। अनानास कटहल का कौन सा भाग आते हैं? पुष्पक्रम। अनानास और कटहल का कौन सा भाग आते हैं? पुष्पक्रम, ठीक है। फूल गोभी का देख लेते हैं। फूल गोभी का भी क्या खाते हैं? पुष्पक्रम ही खाते हैं। फूल गोभी का पुष्पक्रम ही खाते हैं, अनानास का पुष्पक्रम और कटहल का पुष्पक्रम। तीन चीज़ का, अनानास, कटहल, फूल गोभी क्या खाते हैं? पुष्पक्रम खाते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। चलिए मॉडल सेट 50 देख लेते हैं। 50 नंबर पहला है, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया है। आगे है प्रोटीन का उत्पादन स्थल, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं? तो राइबोसोम। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन राइबोसोम। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन राइबोसोम। आगे वर्गीकरण, वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? जाति, स्पीसीज। वर्गीकरण हम किस आधार मतलब बांटते हैं? तो जाति यानी स्पीसीज के आधार पर। आगे वायरस बने होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन का बना होता है और न्यूक्लियक अम्लों के बना होता है। प्रोटीन व न्यूक्लियक अम्लों का बना होता है कौन सा? वायरस। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लियक अम्ल का बना होता है। आगे सुअर का गर्भावधि 114 दिन, इसको डायरेक्ट याद रखना है। सुअर का गर्भावधि 114, सूर्य का गर्भावधि 114, सूर्य का गर्भावधि 114 यानी 114 दिन। आगे है रुधिर वर्ग वो धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ, यहाँ पे देखिए प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो एंटीजन। यानी रुधिर वर्ग वो धारण करने वाले यानी जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन प्रोटीन पदार्थ है जो नहीं पाया जाता है। आगे है जंतुओं में कैनाइन दांत का उपयोग किस में होता है? तो मांस पकड़ने और फाड़ने के लिए। कैनाइन आगे निकला होता है, इसका काम होता है ये मांस पकड़ने और फाड़ने के लिए, यानी शिकार पकड़ने और फाड़ने के लिए। आगे देख, आगे है केंचुए में कितनी आँखें होती है? तो केंचुए में कोई आँख नहीं होता है, केंचुए में कोई आँख नहीं होता है। हाइड्रोफोनिक्स किसे कहते हैं? तो जलीय माध्यम में पौधा उगने वाले को हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। क्या? हाइड्रोफोनिक्स। जलीय माध्यम में पौधे उगने को हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। आगे है प्रोकार्योटिक कोशिका में, प्रोकार्योटिक कोशिका किस में पाई जाती है? तो जीवाणु और नीलहरित शैवाल में, नीलहरित शैवाल में। प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक, देखिए यूकार्योटिक और ये प्रोकार्योटिक। प्रोकार्योटिक होता है 70S और ये यूकार्योटिक होता है 80S। कुछ अंतर देखिए प्रोकार्योटिक में कोशिका में सभी अंग नहीं पाया जाता है। देखिए ये जो कोशिका है इसमें सभी अंग नहीं पाए जाते। प्रोकार्योटिक जो सेल है इसमें सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, ये विकसित नहीं होते हैं। प्रारंभिक कोशिका भी इसे कहते हैं, प्रोकार्योटिक को प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम 70S का होता है। इसमें जो ये 70S है ये राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम से किस कौन सा होता है? 70S। और यूकार्योटिक में राइबोसोम 80S का होता है। इसमें प्रोकार्योटिक में सिर्फ कौन कौन से पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली और राइबोसोम। इसमें कोशिका झिल्ली और ये राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों का अभाव होता है। लेकिन जबकि यूकार्योटिक ये क्या है? पूरी तरह विकसित है और इसमें कोशिका में अंग पाए जाते हैं। ये सभी अंग पाया जाता है, इस कोशिका में सभी अंग पाया जाता है। इसमें 80S राइबोसोम होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। 80S राइबोसोम होता है। पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। ये यूकार्योटिक में सबसे बड़ा अंग क्या है? प्लास्टिड। सबसे बड़ा अंग है प्लास्टिड। ठीक है, यूकार्योटिक में सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड है। इसका आकार क्या होता है? चौकोर होता है। और इनका वैक्यूल्स यानी रसघानी बड़ा होता है। ये वैक्यूल्स यानी जो पानी सूखने का जो ये थैला होता है बड़ा होता है। वैक्यूल्स क्या होता है? बड़ा होता है। इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। यूकार्योटिक में क्लोरोफिल भी पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने में सहायता करता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती है। इनके अंदर सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। इनमें सबसे बड़ा जो अंग होता है, अंदर का सबसे बड़ा अंग है केंद्रक, ये केंद्रक होता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक नॉर्मल होता है, केंद्रक राइबोसोम और कोशिका झिल्ली। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? ये वेक्टर रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी जो कीट है उसको क्या कहते हैं? वेक्टर। यानी वह कीट जो रोगों का संचरण करता है उसको वेक्टर कहते हैं। आगे है किन्हीं दो मांसाहारी पौधों का नाम। देखिए ये VVI है, ये सैंडीव और घटपर्णी पीचर प्लांट, ये दोनों जो पौधा है मांसाहारी पौधा है। इसको याद रखें कि सैंडीव और घटपर्णी दो मांसाहारी पौधा है। सैंडीव और घटपर्णी ये क्या है? मांसाहारी पौधा है। घटपर्णी को पीचर प्लांट भी बोलते हैं। आगे मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता? विटामिन D की। मछलियों को जो लीवर में जो तेल में किसका प्रचुरता होता है? विटामिन D की। आगे है ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो वसा के संग्रह के लिए। जनरली
बचपन में हम लोग देखते थे कि ये क्या करता है, ये ऊँट का जो कुबड़ होता है वो पानी संग्रहण के लिए होता है, लेकिन ये पानी के साथ साथ क्या करता है, वसा को संग्रह करता है। ऊँट का जो कुबड़ होता है पानी के साथ साथ क्या करता है, वसा को संग्रह करता है। चलिए आगे देखते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं होता है, तो हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ये अनुवांशिक बीमारी है। दो चीज़ याद रखेंगे, थैलेसीमिया की रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं होता है, तो हीमोग्लोबिन की, और इसमें ये क्या है, अनुवांशिक बीमारी है। जब हीमोग्लोबिन का ही क्षमता नहीं रहेगा तो शरीर क्या होगा, कमज़ोर होगा। आगे है लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है, फॉलिक अम्ल। ये भी देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी आरबीसी जो बनता है उसमें फॉलिक अम्ल का होना जरूरी है। आरबीसी का जो कण बनता है उसमें फॉलिक एसिड का होना जरूरी है। यानी लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है, फॉलिक अम्ल की। आगे देखते हैं शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है, तो ओस्मो रेगुलेशन। ये VVI है, इसको ध्यान में रखेंगे। शरीर में जो द्रव्य, शरीर के जो द्रव्य में जल और जो नमक का जो मिश्रण होता है, जल और नमक का मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है, ओस्मो रेगुलेशन। शरीर के द्रव्य में जो जल और नमक का जो मिश्रण होता है उस नियमन को कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। आगे है दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है, एनाल्जेसिक। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है, एनाल्जेसिक। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है, एनाल्जेसिक। चलिए मॉडल सेट नंबर 51 देख लेते हैं, यानी 51 नंबर। पहला है सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितना होता है, 20 से 25 साल। सामान्यतः गाय का जीवन कितना होता है, 20 से 25 साल होता है। आगे नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है, तो ब्रिक, यानी किडनी से नेफ्रोलॉजी का संबंध है। नेफ्रोलॉजी जहाँ कहेंगे वहाँ किसका चर्चा है, ब्रिक का, यानी किडनी का। आगे कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का, एड्रीनल ग्रंथि। मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि उत्तेजना का काम करती है, एड्रीनल ग्रंथि। आगे हम यदि माता का रक्त समूह A है तथा पिता का B, तो संतान में कौन सा रक्त समूह बनता है, तो ये कोई भी बन सकता है, A B एंड O, इसमें कोई भी बन सकता है। चारों में से A या B या AB अथवा O कोई भी बन सकता है। आगे DNA में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जिनका नाम है एडिनन, थायमिन, गुआनिन और साइटोकाइनिन। एडिनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोकाइनिन। ATGC यानी एडेनिन, T फॉर थायमिन, G फॉर गुआनिन और C फॉर साइटोसिस। ये 4 प्रमुख न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं किसमें, DNA में। कौन, A फॉर एडेनिन, T फॉर थायमिन और G फॉर गुआनिन और C फॉर साइटोसिन। चलिए आगे देखते हैं हम। ताज़ा मूत्र यानी फ्रेश यूरिन में कोई गंध नहीं होती है, जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है। कारण क्या है, बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन, यानी बैक्टीरिया जो होता है यूरिया को इसमें परिवर्तित कर देता है अमोनिया। इसमें तो बैक्टीरिया आ जाता है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, यूरिया तो फ्रेश यूरिया है, इसमें कोई गंध नहीं होता है फ्रेश यूरिन में, लेकिन वहीं जब बाहर निकल जाता है तो बैक्टीरिया जो उसमें होता है यूरिया को क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, तो इसलिए वहाँ पे गंध ज़्यादा होती है। चलिए आगे है रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका अधिक से, इसमें आयन की भूमिका होती है तो कैल्शियम आयन इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। रक्त जमने में किस आयन की भूमिका होती है, तो कैल्शियम आयन, और विटामिन में कहेंगे तो के। ठीक है, ये रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है, तो कैल्शियम आयन, और विटामिन में के। रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका, कैल्शियम आयन और विटामिन में के। आयन पूछेगा, कैल्शियम आयन और विटामिन के रक्त को जमने में सहायता करता है। आगे देखते हैं लैंगरहैंस द्वीप। ये द्वीप नहीं है, ये क्या है, ये लैंगरहैंस है, जो अग्नाशय में पाए जाते हैं उसको लैंगरहैंस द्वीप कहा जाता है। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ है, अग्नाशय में है। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ है, अग्नाशय में। आगे उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस अमोनिया की होती है। अमोनिया के पीछे हम पढ़ चुके हैं। फ्रेश यूरिन को बैक्टीरिया क्या करता है, अमोनिया में चेंज करता है, जिससे दुर्गंध आता है। आगे इसमें भीड़ को भी तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा जो प्रयोग की जाती है अश्रु गैस, उसमें अमोनिया की मात्रा होती है। आगे है मच्छर भगाने वाली क्रीम की मुख्य अव्यय किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है, नीम से। आगे लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का
कारण होता है ग्लूकोज का अवक्षय, यानी ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है जिससे मांसपेशियों में थकान की महसूस होती है। आगे है हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। देखिए ये यहाँ पे लिगामेंट नहीं होगा, यहाँ पे टेंडम होगा। क्या होगा? टेंडम। हड्डी और मांसपेशी यानी बोन प्लस मसल्स को कहते हैं टेंडम। क्या? टेंडम। इसको याद ऐसे कर सकते हैं बी एम मैट, इसको या ये बी एम टी ऐसे भी याद करते हैं, या एम बी टी। मसल्स बोन इक्वल टू ए टेंडम। बोन्स प्लस मसल टेंडम, बोन्स प्लस मसल टेंडम BMT या MBT। इसको क्या करेंगे? एम प्लस मसल्स प्लस बोन टेंडम, इस ऐसे भी याद कर सकते हैं, या इसको मैट भी बोल सकते हैं, मैट। M फॉर मसल्स, F फॉर अस्थि, T फॉर टेंडम, ऐसे भी याद कर सकते हैं। याद करने का बहुत तरीका है, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा इसको याद करने का MBT। MB कंप्यूटर में यूज करते हैं, MB प्लस T, MBT यानी M फॉर मसल्स, B फॉर बोन्स इक्वल टू टेंडम। ये तो हो गया ये मसल्स बोन्स प्लस बोन्स इक्वल टू टेंडम, ये यहाँ पे लिगामेंट नहीं होगा। आगे कुछ और देख लेते हैं, जैसे अस्थि प्लस अस्थि, यानी देखिए A फॉर अस्थि ले लेंगे, A फॉर अस्थि प्लस अस्थि ए प्लस ए यानी अस्थि प्लस अस्थि, ये लिगामेंट। क्या? लिगामेंट। L फॉर लिगामेंट। अस्थि प्लस यानी अस्थि ए फॉर अस्थि, ए फॉर अस्थि, अस्थि प्लस अस्थि लिगामेंट। इसको प्लस बी भी बोलते हैं, लिगामेंट। यानी बोन्स प्लस बोन इंग्लिश में कहेंगे तो लिगामेंट। इसके आगे हम देखते हैं मांस प्लस मांस, MMS। M फॉर मास मसल्स, M फॉर मसल्स, S फॉर सेलेक्सर, इसको सेलेक्सर। ठीक है, मांस प्लस मांस को सेलेक्सर बोलते हैं, मांस प्लस मांस को सेलेक्सर, मांस प्लस मांस को सेलेक्सर, यानी MMS से शॉर्टकट याद रखेंगे, मांस प्लस मांस सेलेक्सर। चलिए आगे देखते हैं। आगे मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? तो 1.5 लीटर, 1.5 लीटर याद रखेंगे, 1.5 लीटर मानव शरीर में 24 घंटे में लार निकलते हैं, 1.5 लीटर। आगे खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या है? कवक। ये कवक से खुजली होता है। आगे टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ होता है? तो ये पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरूपण, यानी एक महिला से ये निकाला जाता है क्या? स्कांडा से, और दूसरे के गर्भाशय में प्रतिरूपण किया जाता है, और दूसरे महिला उसको क्या करती है? निषेचन यानी उसको पालती है, तो उसी को टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिए ताकि और इससे जुड़ के लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।